Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अर्थमार्क पर। दोस्तों, आज से हम अपने डीएसएफबी पीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। आज के क्लास में हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में डिस्कस हम करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे रहने वाले लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अपनी जीवन व्यापन के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो बेसिकली ऐसा सिस्टम है जहाँ पे रहने लोग कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अपनी जीवन व्यापन के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। यहाँ पे मैंने शब्द इकोनॉमिक एक्टिविटी का इस्तेमाल किया। ज़रा एक बार हम इसको समझते इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटीज़ होती है जो की जाती है पैसा कमाने के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से की जाती है, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। बट यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये एक्टिविटीज़ आपकी लीगल होनी चाहिए और इन एक्टिविटीज़ का सोसाइटी पे एक पॉजिटिव बेनिफिट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा किडनैपिंग कर रहा है, वो इलीगल एक्टिविटी है। उस किडनैपिंग करने का पीछे उसका पर्पस यही है कि पैसा कमाए वो, लेकिन वो इलीगल एक्टिविटी है, तो वो एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। तो वो सारी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, सबको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तब कहलाएगी जब वो एक्टिविटी आपकी लीगल होगी और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे होगा। वह दूसरी तरफ आता आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ एक इंसान अपने पूरे दिन भर में या पूरे जीवन में परफॉर्म करता है, उनको हम 2 पार्ट्स में बाँटते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई जो पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए की जाती है, लव केयर के लिए की जाती है, बट उनका पर्पस पैसा कमाना नहीं होता। उदाहरण के तौर पे, एक माँ अपने बच्चे को घर पे पढ़ा रही है, वो आपकी हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसके पीछे उनका मोटिव जो है पैसा कमाना नहीं है, वो पर्सनल केयर, पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए क्या कर रही है, लव में कर रही है। डोमेस्टिक टास्क करना, वो भी आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। कल्चरल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, पूजा-पाठ करना, वो भी आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आपका आता है। तो बेसिकली आपका छोटा-सा ओवरव्यू था कि इकोनॉमी आप क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इसका क्या मतलब है? उससे पहले हम बात करते हैं कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के कॉजेज़ क्या है, वो क्यों उत्पन्न होती है, उसके पीछे कारण क्या है? बेसिकली इसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण है आपका अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इंसान की जो इच्छाएँ हैं वो आपकी अनलिमिटेड हैं। दूसरी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज़, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज़ अवेलेबल इकोनॉमी के अंदर, वो आपका लिमिटेड है। और साथ ही साथ उन रिसोर्सेज़ के आपके अल्टरनेटिव यूजेज़ है। तो बेसिकली इन 3 कारणों की वजह से इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। चुनने का प्रॉब्लम चॉइसेस, इन 3 कारणों की वजह से पैदा होती है इकोनॉमी में। उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो बेसिकली थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते भी अब। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज लिमिटेड है आपके, आपके वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो आपके वांट्स जब पूरे होंगे और रिसोर्सेज के दम पे पूरे होंगे, बट रिसोर्सेज का आप लिमिटेड है, बट आपके वांट्स है वो अनलिमिटेड है। इस वजह से यहाँ पे चॉइस करना पड़ता है कि हमको कौन से वांट्स को पहले फुलफिल करें उन रिसोर्सेज का यूज़ करके। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ ए इकोनॉमी। इसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बोलते हैं या बेसिक प्रॉब्लम भी बोलते हैं इकोनॉमी के। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये इनके जो कॉजेज है तो थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला कॉज था अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इंसान की इच्छाएं आपकी अनलिमिटेड है, जैसे उसकी इच्छा पूरी होती है वो अपनी दूसरी इच्छा उसकी उत्पन्न हो जाती है, इसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। दूसरा है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। पहले समझते हैं रिसोर्सेज का मतलब क्या है। रिसोर्सेज वो सारे कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे, हम उसको रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मनी, टाइम, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारा आपके रिसोर्सेज है। और स्कार्सिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, वो आपके लिमिटेड है, बट आपके जो वांट्स है जिसको आपको पूरा करना है रिसोर्सेज का यूज़ करके, वो आपके
अनलिमिटेड है, तो इसी को हम बोलेंगे स्कार्सिटी। फिर आपका तीसरा कारण है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस है, इसका मतलब यह है कि कोई भी रिसोर्स है उसका आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई रिसोर्सेज ए है और उसका मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि जब आप किसी रिसोर्सेज का एक पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, एट द सेम टाइम आप उस रिसोर्सेज को अदर पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो रिसोर्सेज यहाँ पे अल्टरनेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली तीन कारण है जिसके कारण इकोनॉमी के अंदर चॉइस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, या इसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम या बेसिक प्रॉब्लम बोलते हैं इकोनॉमी का। नेक्स्ट भी है थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम फेस बाय इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी हम बेसिक प्रॉब्लम भी या सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये सब पे लागू होती है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या कोई इकोनॉमी हो, वो सब इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं। इसको हम बेसिक या सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप के होते हैं। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। इसके अंदर इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करे और किस मात्रा में प्रोडक्शन करे, इसको हम बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। ये आपका पहला प्रॉब्लम है। देन दूसरा प्रॉब्लम आपका है हाउ टू प्रोड्यूस। इसके अंदर इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर जो प्रोडक्शन करेगी उस पर कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करे। बेसिकली आपके पास दो टेक्नोलॉजी होती है यूज़ करने के लिए। इसको एक बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, एक होता है आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आप लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कैपिटल के मुकाबले प्रोडक्शन के लिए, उसको हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। वही दूसरी तरफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसके अंदर कैपिटल ज़्यादा यूज़ करते हैं लेबर के मुकाबले। तो बेसिकली हाउ टू प्रोड्यूस के केस में इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी वो टेक्निक यूज़ करे प्रोडक्शन के लिए। देन आपका थर्ड प्रॉब्लम जो है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसके अंदर इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं इकोनॉमी के अंदर, गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं वो किसके लिए प्रोड्यूस किए जाए। बेसिकली जो प्रोडक्शन होगा गुड्स और सर्विस का वो किस के लिए प्रोडक्शन किया जाए, किसके लिए। इसका हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का। बेसिकली जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उसका इस्तेमाल लोग करेंगे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो जिन लोगों के पास पैसा है ज़्यादा, और ज़्यादा गुड्स सर्विसेज ले पाएंगे, जिनके पास कम है ज़्यादा गुड्स वो कम गुड्स सर्विसेज अफोर्ड कर पाएंगे। तो बेसिकली ये आपका इनडायरेक्टली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम होता है कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट इकोनॉमी करना भी हम इसमें उसकी बात करते हैं। अभी तो हमने पढ़ा कि हर इकोनॉमी को कुछ बेसिक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है जिसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। बेसिकली आपको तीन प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, देन आपका हाउ टू प्रोड्यूस, देन आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये प्रॉब्लम्स इकोनॉमी फेस करती है। इन प्रॉब्लम्स जो है इनको सॉल्यूशन भी होगा, वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम्स होता है आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का। तो पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर करता है कि रेफर टू वे इन विच द रिसोर्सेज ऑफ कंट्री आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड द मैनर इन विच दिस गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर कंजम्पशन। इकोनॉमिक सिस्टम एक वे बताता है जिसके जरिए जो रिसोर्स अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर उसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए, और गुड्स के प्रोडक्शन के बाद उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कंजप्शन पर्पस के लिए। वो एक वे बताता है, तरीका बताता है इकोनॉमिक सिस्टम। स्कार्सिटी के प्रॉब्लम के कारण हर इकोनॉमिक को एक इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए होता है ताकि वो उस प्रॉब्लम को, सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी जो है उसको वो सॉल्व कर सके। तो इकोनॉमिक एक सिस्टम क्या होता है, वो बेसिकली आपके जो तीन जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। पहला आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो बेसिकली आपके इकोनॉमिक सिस्टम तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशल इकोनॉमी, और तीसरा आपका मिक्स इकोनॉमी। इसके बारे में ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं आगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी भी बोलते हैं, लेजिस्लेटिव फेयर इकोनॉमी भी इसको हम बोलते हैं। इस टाइप की इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो इंडिविजुअल्स और बिजनेसमैन ओन करते हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पे अधिकार आपके इंडिविजुअल्स का है या बिजनेसमैन का है रिसोर्सेज के ऊपर। गवर्नमेंट का रोल बहुत ही छोटा होता है या बिल्कुल नहीं होता कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या गुड्स प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है, उसका डिसीजन लिया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा बेस्ड ऑन द कंपटीशन एंड द गोल ऑफ द
मेकिंग प्रॉफिट। एक चीज़ और, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सारे रिसोर्सेज आपको ओन कर रहे हैं बिजनेसमैन, इंडिविजुअल, वो उनका यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अ, उनका प्रोडक्शन करने का मोटिव क्या है? टू मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट मेकिंग उस उनका मोटिव होता है प्रोडक्शन करने का। तो इनके की फीचर्स क्या हो गए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के? पहला है प्राइवेट ओनरशिप। बिजनेसमैन और इंडिविजुअल्स के पास रिसोर्सेज का अधिकार होता है। दूसरा है प्राइस मैकेनिज्म, इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होगा, उसका प्राइस जो है वो सप्लाई या डिमांड के थ्रू डिटरमाइन होता है। तीसरा है प्रॉफिट फोकस, इनका जो मोटिव होता है प्रोडक्शन करने का, प्रॉफिट मेकिंग होता है। चौथा है कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर को किंग माना जाता है। ऐसा क्यों है वो अभी अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल तौर पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स में आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखना मिलेगा। यूके में आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम देखने को आपको मिलेगा। जैसे ही मैंने बताया आपको पहले कि इकोनॉमिक सिस्टम आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का। तो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस वाला जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे वो डिसाइड करता है बिजनेसमैन बेस्ड ऑन द प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ पे बात समझिएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर बिजनेसमैन का मोटिव है कि वो प्रॉफिट अर्न करे गुड्स का प्रोडक्शन करके, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करके। वो उसी गुड्स का सर्विस का प्रोडक्शन करेगा जिसकी डिमांड कंज्यूमर करेगा मार्केट में, और डिमांड के थ्रू, गुड्स एंड सर्विस के डिमांड के थ्रू कंज्यूमर के द्वारा आपका उस गुड का प्राइस डिटरमाइन होगा। तो उसको हम बोलेंगे प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड और सप्लाई के थ्रू आपका प्राइस डिटरमाइन होगा उस गुड का। उसके बेसिस पे वो बिजनेसमैन है वो डिसाइड करेगा कि मेरे कौन से गुड्स और सर्विसेज मुझे प्रोड्यूस करने हैं। तो बेसिकली डिमांड ऑफ द कंज्यूमर एक्सप्रेस थ्रू प्राइजेस, प्राइजेस के जरिए कंज्यूमर फिर डिमांड एक्सप्रेस करता है, जो डिटरमाइन करता है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे इकोनॉमी के अंदर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, और किस मात्रा में प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन क्या है कि कंज्यूमर अपनी डिमांड के जरिए प्राइस डिटरमाइन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, और उसी के ज़रिए बिज़नेसमैन है अपने गुड्स के प्रोडक्शन का डिसीजन लेंगे कौन कि वो कौन से गुड्स प्रोड्यूस करे और किस मात्रा में प्रोड्यूस करे। देन आपका है दूसरा प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ करनी है वो उसका डिसीजन लेता है आपका बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का यहाँ पे मोटिव क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कि वो अपना प्रॉफिट बनाए। प्रॉफिट बनाने के लिए उसको अपना कॉस्ट जितना कम हो उतना रखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कमाने के लिए उसको अपना कॉस्ट कम रखना पड़ेगा। तो कॉस्ट उसका कम कब कम होगा? जब वो अपना लीस्ट एक्सपेंसिव या जिस प्रोडक्शन के मेथड में ज़्यादा कम कॉस्ट लग रहा है उसको, वो चूज़ करे। तो बेसिकली यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस का जो डिसीजन है कि कैसे प्रोड्यूस करना है वो डिसीजन कौन लेगा? अपना बिजनेसमैन लेगा। फिर आप तीसरा जो प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसका सॉल्यूशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में निकलता है थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म मतलब कि वो गुड्स और सर्विसेज बनाया जाएगा इकोनॉमी के अंदर, जो गुड्स और सर्विसेज ही लोग डिमांड करेंगे। डिमांड करने के बाद वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएगी, और जो प्रोडक्शन प्रोडक्शन होने के बाद कंज्यूमर जिनका पैसा है वही अपना वो गुड्स और सर्विसेज खरीद पाएंगे। तो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो फॉर होम टू प्रोड्यूस का जो सॉल्यूशन है वो आपका निकलता है प्राइस सिस्टम के द्वारा। प्राइस सिस्टम के द्वारा आपका डिमांड और सप्लाई थ्रू आपका प्राइस डिटरमाइन होगा किसी गुड का, और वही गुड्स और सर्विसेज आपका बनाया जाएगा। बनने के बाद वही गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर खरीदेंगे जिनका पैसा है। तो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर पूरा सॉल्यूशन निकलता है सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का, वो निकलता है प्राइस मैकेनिज्म या प्राइस सिस्टम के थ्रू। तो इसका कंक्लूजन निकल के क्या आया? इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइस मैकेनिज्म एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। प्राइस मैकेनिज्म आपका फाउंडेशन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इट वर्क्स थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। प्राइस मैकेनिज्म आपका वर्क करता है डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन के थ्रू। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कुछ अगर आपसे कोई सवाल पूछे एग्जाम में, कोई सवाल आपके सामने आए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सेंटर प्रॉब्लम इकोनॉमी कैसे सॉल्व की जाती है, तो वो सॉल्व की जाती है प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। नेक्स्ट भी है सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको हम सेंट्रली प्लान इकोनॉमी
कमांड इकोनॉमी या कंट्रोल इकोनॉमी भी बोलते हैं। इस टाइप की इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज का जो कंट्रोल होता है और रिसोर्सेज जो ओन करती है वो करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है इकोनॉमी के अंदर सारे रिसोर्सेज का। गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल क्या होता है इस टाइप की इकोनॉमी के अंदर कि वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करें और इंश्योर करें कि रिसोर्सेज जो भी इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल है उसको फेयरली लोगों के बीच में बांटा जाए। तो जो भी डिसीजन होता है इस इकोनॉमी के अंदर कि क्या गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, रिसोर्सेज का कैसे एलोकेशन करना है, वो प्लान किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सिंस गवर्नमेंट यहाँ पे सारे रिसोर्सेज ओन करती है, तो जो भी डिसीजन होंगे रिगार्डिंग प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सारे वो कौन डिसीजन लेगी यहाँ पे, गवर्नमेंट लेगी। इससे कुछ की फीचर्स देख लेते हैं, इस सिस्टम के फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला फीचर्स का है कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज सारे ओन करती है। इसका दूसरा फीचर प्लान इकोनॉमी, इसका मतलब है गवर्नमेंट प्लान करती है कि रिसोर्सेज कैसे यूज़ किया जाए। इनका मोटिव क्या होता है इस सिस्टम के अंदर, जैसा हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखा था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो उनका मोटिव था बिजनेसमैन का, वो प्रॉफिट मेकिंग था। लेकिन सोशल इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, उनका मोटिव होता है कि वो जो बेसिक नीड्स है अपनी जनता के या इंडिविजुअल के, उनको पूरा करे और इनइक्वालिटी को वो कम करे। ये इनका फोकस होता है सोशल इकोनॉमी के अंदर। सोशल इकोनॉमी कुछ एग्जांपल्स जो है, नॉर्वे में आपका देखा जाता है सिस्टम, स्वीडन, डेनमार्क, इन सब कंट्रीज में आपको ये सिस्टम देखने को मिलता है। अब हम पढ़ते हैं कि सोशल इकोनॉमी के अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये कैसे सॉल्व की जाती है या सॉल्यूशन इसका कैसे निकलता है। जैसा आपको पता है कि सोशल इकोनॉमी के अंदर सारे रिसोर्सेज ओन करते हैं गवर्नमेंट, तो इसके अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाए रिसोर्सेज का यूज़ करके। और वो जब डिसाइड कर रही है कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, उसको डिसाइड करने के पीछे वो ये चीज़ ध्यान रखती है कि लोगों की जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल किया जाए और कंट्री का जो गोल है उसको फुलफिल किया जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के वो डिसाइड करती है कि रिसोर्सेज कैसे यूज़ किया जाए, कि रिसोर्सेज का किन गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाए। देन हाउ टू प्रोड्यूस, सिंस सारे रिसोर्सेज ओन किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करती है कि कौन सी टेक्निक यहाँ पे उनको यूज़ करनी है प्रोडक्शन पर्पस के लिए। देन फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसके अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस किए जाए, ये भी किया जाता है डिसाइड गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि वेरियस लोगों को क्या मिलेंगे और उसके बेस पे ही वो डिसाइड करती है कि लोग, कौन से सेक्शन ऑफ लोग कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएंगे। एक बार हमें ध्यान से समझिएगा, फॉर होम टू प्रोड्यूस का हमें मतलब है कि जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर लोगों के बीच में कैसे किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि किन सेक्शन ऑफ इकोनॉमी के किस सेक्शन के लोगों को वो गुड्स और सर्विसेज मिलेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के केस हमने देखा था कि वही लोग गुड्स और सर्विसेज बाय कर पाएंगे जिनका पैसा है। तो बेसिकली प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू वहाँ पे सॉल्यूशन निकला था फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके पास ज़्यादा, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज अफोर्ड कर पाएंगे, जिनके पास पैसा कम है तो वो कम गुड्स और सर्विसेज अफोर्ड कर पाएंगे। फॉर होम टू पर इसके बट इस केस में, सोशल इकोनॉमी के केस में, फॉर होम टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन निकलता है कि गवर्नमेंट, सिंस सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट ओन कर रही है, तो गवर्नमेंट ही लोगों को वेज प्रोवाइड कर रही है। तो वेज कैसे डिटरमाइन किया गया इकोनॉमी के अंदर, वेज के जरिए लोगों का पैसा आएगा, अब पैसे के जरिए लोग अपने गुड्स और सर्विसेज बाय कर पाएंगे। तो बेसिकली सोशल इकोनॉमी के अंदर जो तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकलता है, गवर्नमेंट प्लानिंग के थ्रू निकलता है। तो इसे एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। सोशल इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वो प्लान करती है रिसोर्सेज कैसे यूज़ किया जाए ताकि जो लोगों के बेसिक नीड्स है उसको पूरा किया जाए, इनइक्वालिटी को कम किया जाए और फेयरनेस सोसाइटी के अंदर लेके आया जाए। तो अभी तक हमने पढ़ा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो आपके सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है उसका सॉल्यूशन निकल रहा है प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। सोशल इकोनॉमी के अंदर आपका सेंट्रल प्रॉब्लम जो इकोनॉमी है उसका सॉल्यूशन आपको निकल रहा है थ्रू प्लानिंग या बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट भी है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशल इकोनॉमी दोनों के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इस टाइप की इकोनॉमी के अंदर
कुछ बिजनेसेस होते हैं जो प्राइवेटली ओन किए जाते हैं बिजनेसमैन के द्वारा, जो फ्रीली ऑपरेट होता है मार्केट के अंदर। अब कुछ जो है रिसोर्सेज जो ओन किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और उनके द्वारा ही वो रेगुलेट किए जाते हैं। इस इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन, वेलफेयर स्कीम्स में काम करती है, रिसोर्सेज यूज़ करती है। वही दूसरी तरफ प्राइवेट बिजनेसमैन है जो रिसोर्सेज ओन करते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं। अब वो गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं जिनकी डिमांड इकोनॉमी के अंदर होती है। तो बेसिकली मिक्स इकोनॉमी के अंदर दोनों आपको गवर्नमेंट और बिजनेसमैन दोनों आपको साथ ही साथ काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसका की फीचर्स क्या है? इसका की फीचर्स पहला है कि ये कॉम्बिनेशन है प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप का। इसके अंदर आपके रिसोर्सेज का जो अधिकार है वो दोनों के बीच बटा हुआ है। रिसोर्सेज आपके बिजनेसमैन में ऑन कर रहे हैं और रिसोर्सेज आपके गवर्नमेंट में ऑन करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का रोल भी होता है, वो इंश्योर करती है कि जो बेसिक सर्विसेज है जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, वो अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके वो लोगों को प्रोवाइड करे। बट दूसरी तरफ आप यहाँ पे मार्केट कॉम्पिटिशन देखने को मिल जाता है। मार्केट कॉम्पिटिशन मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्राइवेट फर्म्स जो हैं जो रिसोर्सेज ऑन करती है वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है जिनकी मार्केट में डिमांड होती है। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ देखने को मिल जाती है। इस इकोनॉमी का प्राइम एग्जांपल आपका हुआ इंडिया। इंडिया में आपको मिक्स इकोनॉमी देखने को मिलेगी। कनाडा, स्वीडन में कोई रिसोर्स मिक्स इकोनॉमी देखने को मिलेगी। अब मिक्स इकोनॉमी के अंदर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है सेंटर प्रॉब्लम का, वो हम देख लेते हैं। पहला है वर्ड टू प्रोड्यूस प्राइवेट सेक्टर जो रिसोर्सेज का यूज कर गुड्स सर्विसेज बनाएंगे, वो वही गुड्स और सर्विसेज बनाएंगे जिनकी डिमांड इकोनॉमी के अंदर होगी। तो बेसिकली यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म का यूज़ करके वो अपना वो डिसीजन लेते हैं प्राइवेट सेक्टर के कौन से गुड्स और सर्विसेज उनको बनाने हैं। और पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज ओन करते हैं वो पर डिसीजन लेते हैं कि लोगों के बेसिक नेसेसरी पूरी हो जाए। वो उसके अनुसार अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन से गुड्स और सर्विसेज हमको यहाँ पे बनाना है। फिर आपका है हाउ टू प्रोड्यूस। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो वो मेथड यूज़ करेगा जिसमें उसकी कम कॉस्ट लगेगी। वही दूसरा पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है कि बेसिक जो सर्विसेज है जनता को प्रोवाइड किया जाए, तो वहाँ पे वो उस हिसाब से अपना वो प्रोडक्शन डिसीजन लेती है। तीसरा आपका है फॉर होम टू प्रोड्यूस। प्राइवेट सेक्टर में वही गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनकी डिमांड इकोनॉमी के अंदर होती है। वही दूसरी तरफ आपके गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमको जो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों को, वो उस हिसाब से वही गुड्स और सर्विसेज बनाती है ताकि वो उन लोगों के बीच में बांट सके। तो इसका कंक्लूजन करके क्या आया कि मिक्स इकोनॉमी के अंदर दोनों गवर्नमेंट सेक्टर और आपका प्राइवेट सेक्टर दैट इज मार्केट दोनों काम करता है। द मार्केट का फोकस होता है एफिशिएंसी के ऊपर, वही गवर्नमेंट का फोकस होता है फेयरनेस और सोशल नीड्स को एड्रेस करती है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी सॉल्व की जाती है थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी सॉल्व किया जाता है थ्रू प्लान इकोनॉमी थ्रू गवर्नमेंट। और मिक्स इकोनॉमी के अंदर दोनों का आपका रोल देखने को मिलता है, प्राइवेट सेक्टर का भी और आपका गवर्नमेंट सेक्टर का भी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, और इकोनॉमी का पूरा छोटा सा ओवरव्यू लिया हमने। फिर हमने पढ़ा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, वो क्यों होती है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। हम इकोनॉमिक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स का मतलब आप क्या समझते हैं? इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे वो पूरा करते हैं, वो उसकी स्टडी करता है। इसका फोकस होता है कि लोग कैसे चॉइस मेक कर रहे हैं, कैसे चीज़ें चुन रहे हैं ताकि वो रिसोर्सेज मैनेज करके इन बेस्ट पॉसिबल वे। तो इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ कि इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके कैसे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे जो रिसोर्स है वहाँ पे अवेलेबल इकोनॉमी के अंदर उसको कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है ताकि उसका बेहतर से आउटपुट निकलते सामने आए। फिर एक सवाल उठता है कि हमको इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करती है चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इकोनॉमिक्स हमको पढ़ाया जाता है कि जो रिसोर्सेज जो इकोनॉमी अवेलेबल है लिमिटेड फॉर्म में, उसको कैसे बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए ताकि हम लोगों की जो वांट्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरा कर सके। और ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है चॉइस वाली प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन के अनलिमिटेड वांट्स हैं, रिसोर्स हमारा लिमिटेड है, और रिसोर्सेज का आपके अल्टरनेटिव यूजेस है।
इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम देखने मिलती है चॉइसेस की। उसको सॉल्व करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हमको इकोनॉमिक सारे सब्जेक्ट की ज़रूरत यहाँ पे पड़ी है। देन हम देखते हैं कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी को हमने 2 ब्रॉडली ब्रांचेस में बाँटा है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले देख लेते हैं कि 1993 में एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते रैगनर फिस्क। इन्होंने इस टर्म का इजाद किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको ये नाम याद रखना है। ये एक क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में देखने मिल जाता है कि कौन से इकोनॉमिक्स ने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म का इजाद किया था। हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम इकोनॉमिक के किसी भी एक छोटे सेगमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, या किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में स्टडी करते हैं, या इंडिविजुअल फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं, ना छोटे सेगमेंट के बारे में स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इनका की एरिया क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइसिंग, किसी भी एक सिंगल गुड का प्राइसिंग क्या होगा, वो हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग मतलब कि आपके फैक्टर प्रोडक्शन आपके 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को कितना रेंट जाएगा, लेबर को कितना वेज मिलना चाहिए, हम इन फैक्टर प्रोडक्शन के जो प्राइसेस है उसको स्टडी हम इसके अंदर करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स का भी स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। इसका हम देखते हैं कि रिसोर्स को कैसे यूज़ करके आप अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव या बेहतर बना सकते हैं, उसका स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जैसा हमने देखा हमने कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं कि किसी गुड का प्राइस क्या रहेगा। फैक्टर प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, किसी भी फैक्टर को प्रोडक्शन का प्राइस क्या रहेगा। बेसिकली ये प्राइस थ्योरी, ये प्राइस डिटरमाइन करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसको हम इसके लिए हम इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। इनका की एरिया क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर? पहला होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि इनकम कैसे जनरेट होगी इकोनॉमी की, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन कैसे होगा इकोनॉमी के अंदर, उसको स्टडी इसके अंदर करते हैं। प्राइस लेवल इन्फ्लेशन के बारे में स्टडी हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। देन इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसको अल्टरनेटिव नेम भी है इसका, जिसको हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इनकम कैसे जनरेट होगी इकोनॉमी की, नेशनल इनकम दैट इज, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसा होगा, हम उसकी स्टडी करते हैं ब्रॉडली, तो इसलिए हम इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। तो ये था आपका छोटा सा ओवरव्यू कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। आपकी नाम बस याद रखने हैं ज़्यादा, ये क्या नाम है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को और किस नाम से जाना जाता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स को किस नाम से जाना जाता है, दैट इज प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है इनको। और ये टर्म किसने कॉइन की थी और कब की थी, ये भी आपको इस टॉपिक से, इस स्लाइड से याद, जो चीज़ मेन चीज़ है आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब ये चीज़ है क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स ने, इकोनॉमिक के अंदर जो चीज़ रियलिटी में हो रही है और उन चीज़ों को हम डेटा के बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि हाँ, ये सच में चीज़ें हुई है कि नहीं हुई है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये बेसिकली बात करता है कि इकोनॉमी में व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या इकोनॉमी में एक्चुअली हो रहा है, ये उसकी बात करता है। डेटा के बेसिस पे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को कि ये चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने लगा कि प्राइस इकोनॉमी के अंदर बढ़ रहे हैं, तो इसको हम डेटाबेस पे चेक कर सकते हैं कि सच में चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जो चीज़ें आती है वो टेस्टेबल होती है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं डेटा के बेसिस पे। और ये बात करता है कि इकोनॉमी के अंदर सच में एक्चुअली चीज़ें कैसे हो रही है, कैसे इकोनॉमी चल रही है। वह दूसरी तरफ आपका होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसमें हम बात करते हैं इकोनॉमी में चीज़ें कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमी में क्या होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है कि इकोनॉमी में कैसे चीज़ें हो रही है, क्या हो रहा है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करता है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे चीज़ें होनी चाहिए। ये आपका ओपिनियन बेस्ड स्टेटमेंट्स होती है, इसको हम डेटा बेस पे चेक नहीं कर सकते। बेसिकली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम टेस्टेबल नहीं होते हैं, ये चीज़ें खाली सजेशन होती है कि इकोनॉमी में क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे चीज़ें होनी चाहिए। और वही दूसरा तरफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है कि इकोनॉमी के अंदर कैसे क्या चीज़ें हो रही है और उसको हम टेस्ट कर सकते हैं डेटा बेसिस पे, वो टेस्टेबल होती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जो चीज़ होती है वो नॉन टेस्टेबल होती है, उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। ये बेसिकली ये आपका सिर्फ ओपिनियन होता है लोगों का, जजमेंट होती है और सजेशन होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। ये आप डेटाबेस पे, आप डेटा बेसिस पे आप इन चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल,
गवर्नमेंट शुड कंट्रोल द इन्फ्लेशन, कि सरकार को इन्फ्लेशन पे या महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। तो ये आपका नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर बोला जाए कि इकोनॉमिक में प्राइस बढ़ रहे हैं, तो वो आपका हो गया वो पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो चीज़ें सच में है कि नहीं है डेटा के बेसिस पे। वही दूसरी तरफ गवर्नमेंट शुड कंट्रोल द इन्फ्लेशन, की गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहिए, ये आपका नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होगा। ये आपका ये आपका जजमेंट है, सजेशन है कि स्टेट आपका इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। आप इसको डेटाबेस पे चेक नहीं कर सकते, ये आपका नॉन टेस्टेबल स्टेटमेंट्स होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आज हमने देखा कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, देन हमने देखा कि इकोनॉमी को कौन से प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, वो प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, हमने वो उसके बारे में पढ़ा। देन हमने पढ़ा कि जो प्रॉब्लम इकोनॉमी फेस कर रही है उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। उसके लिए आपको इकोनॉमिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया गया। इकोनॉमिक सिस्टम में 3 टाइप के होते हैं। सेंट्रल आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, देन आपका सोशल इकोनॉमिक सिस्टम, देन आपका मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। इन तीनों अलग-अलग सिस्टम में अलग-अलग तरीकों से आपके सेंटर फॉर इकोनॉमी का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया। देन हमने हमने उसके बाद पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। देन हमने पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देन हमने पढ़ा कि पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से हमारा क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि पास्ट ईयर से इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन है कि एक फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर, फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इस मार्केट सिस्टम में, इस इकोनॉमिक सिस्टम में किस पॉइंट पर प्रोडक्शन करेगा पीपीसी के ऊपर, वो किस पे डिपेंड होता है। पीपीसी ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि पीपीसी का मतलब क्या है। पीपीसी का सिंपल भाषा मतलब ये है कि एक इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज यूज करी कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेगी, वो आपका पीपीसी बताता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि फ्री मार्केट सिस्टम में या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे वो किस पे डिपेंड करता है। जैसे हमने पढ़ा कि फ्री मार्केट के अंदर या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू आपका डिसाइड किया जाता है कि कौन से गुड्स और सर्विसेज आपके प्रोड्यूस होंगे। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब ये है कि कौन से गुड्स की ज़्यादा डिमांड हो रही है, उसके बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन होगा गुड्स और सर्विसेज का, और उसको मद्देनजर रखते हुए बिजनेसमैन जो है वो डिसीजन लेंगे कि कौन सा गुड्स और उनको सर्विसेज प्रोड्यूस करना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, कंज्यूमर डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स। कंज्यूमर की डिमांड के बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। तो ये सवाल आपको 2018 में पीजीटी मेल के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन अ सोशल इकोनॉमी द फंक्शन ऑफ मार्केट परफॉर्म बाय, और जैसे पढ़ा कुछ देर पहले कि सोशल इकोनॉमी के अंदर सारे रिसोर्सेज ऑन करते हैं गवर्नमेंट। तो जो भी प्लानिंग होती है कि कौन से गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने हैं, कैसे प्रोड्यूस करने हैं, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो सारा प्लान कौन करता है, गवर्नमेंट प्लान करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। ये भी क्वेश्चन आपको 2018 पीजीटी मेल एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द रिसोर्स एलोकेशन इज डन बाय। रिसोर्स एलोकेशन यहाँ पर मतलब है रिसोर्सेज अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, उसको कैसे यूज करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाए। तो बेसिकली कितना कौन से रिसोर्सेज को कौन से गुड्स एलोकेट करना प्रोडक्शन के लिए, इसको हम बोलेंगे रिसोर्स एलोकेशन, जिसको हम कहते हैं वर्ट टू प्रोड्यूस। वर्ट टू प्रोड्यूस को आप रिसोर्स एलोकेशन भी बोल सकते हैं कि वर्ट टू प्रोड्यूस में डिसाइड कर दिए कौन से गुड्स और सर्विस हमको प्रोड्यूस करने हैं रिसोर्स का यूज़ करके। वही रिसोर्स एलोकेशन वही बताता है कि रिसोर्सेज कैसे बंटवारा करना है डिफरेंट गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर रिसोर्स एलोकेशन किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है फ्री मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू, या आप बोलते हैं प्राइस सिस्टम के थ्रू, या बोलेंगे कंज्यूमर के थ्रू। कि कंज्यूमर डिटरमाइन करेगा कि कौन से गुड्स की डिमांड है मार्केट के अंदर, उससे आपका प्राइस सिस्टम के थ्रू प्राइस निकलेगा, और जिस गुड्स का प्राइस ज़्यादा होगा या अच्छा खासा होगा उस गुड्स का प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका डी, फ्री मार्केट मैकेनिज्म। ये भी क्वेश्चन 2018 में मेल पीजीटी एग्जाम में आया था। फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वी डील विद द साइंटिफिक इशू एंड क्वेश्चंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का अंदर हम साइंटिफिक इश्यूज और क्वेश्चन के बारे में डील करते हैं। यहाँ पे ये बात समझिएगा, साइंटिफिक इशू का मतलब क्या है कि वो सारी चीज़ें जो आप टेस्ट कर सकते हैं। साइंस में आप सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आप
डील करते हैं साइंटिफिक इशू और क्वेश्चन से जो आप टेस्टेबल चीज़ें होती है, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिसएग्रीमेंट्स अमंग इकोनॉमिक्स कैन नेवर बी रिजॉल्व। नॉर्मेटिव फॉर्म्स में क्या होता है कि अलग अलग इकोनॉमिक्स अपने सॉल्यूशन देते हैं सोसाइटी के या इकोनॉमिक के इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो उनमें क्लैश हो सकता है, उनमें डिसएग्रीमेंट्स हो सकती है जो कभी रिजॉल्व नहीं होती। तो बेसिकली आपका ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज फॉर एलोकेटिंग रिसोर्स यूटिलाइजिंग इन ए मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम का मतलब है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो डिसएडवांटेज है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर रिसोर्स एलोकेशन का? रिसोर्स एलोकेशन का मतलब यहाँ पे आपका हुआ हाउ टू प्रोड्यूस, सॉरी, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस और डिसीजन लिया जाता है, उससे क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलता है? पहला स्टेटमेंट आपका प्रॉफिट विल बी लेस। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो बिजनेसमैन है, जो रिसोर्स ओन करते हैं, उनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। वो प्रॉफिट अर्न करने का मकसद से ही वह गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं जिनका डिमांड इकोनॉमी में होता है। तो पहला का जो स्टेटमेंट है प्रॉफिट विल बी लेस, ये आपका गलत होगा, ये आपका डिसएडवांटेज नहीं है। प्रॉफिट यहाँ पे लेस नहीं होता, प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में टेक प्लेस। इसका मतलब ये है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर वही गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जिनकी डिमांड की जा रही है। जिनके पास पैसा नहीं है वो डिमांड इकोनॉमी गुड्स और सर्विसेज के नहीं करे, तो वो गुड्स सर्विसेज यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं की जा रही है जिनकी डिमांड है ही नहीं। जो लोग पैसा नहीं है वो डिमांड नहीं करे उन गुड्स और सर्विसेज की, तो उनके लिए वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं की जा रही। तो यहाँ पे आपको अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। तो ये आपका स्टेटमेंट जो 2 है वो ठीक है, दैट इज ओनली सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि विच ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द डिफिकल्टी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन मतलब वही व्हाट टू प्रोड्यूस वाल की बात हो रही है कि कौन सा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाए रिसोर्सेज का एलोकेशन करके। तो कह रहा है कि कौन सी इकोनॉमिक थ्योरी का ब्रांच है जो इससे जुड़ा हुआ है। बेसिकली हम इसके बारे में पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, दैट इज ऑप्शन ए, ओनली 1। अगला क्वेश्चन है द क्रिएशन ऑफ चॉइसेस डन बाय। जैसे हमने पढ़ा था कि हर इकोनॉमी को प्रॉब्लम चॉइस से, मेकिंग चॉइसेस के से गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 कारण होते हैं उसके: अनलिमिटेड वांट्स, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। इन 3 वजहों के कारणों की वजह से हर एक इकोनॉमी को प्रॉब्लम चॉइस से गुजरना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है? चॉइस वाली प्रॉब्लम स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका अर्जेंसी ऑफ नीड्स वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या हुआ? ओनली 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वो कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इन द फ्री मार्केट। फ्री मार्केट मतलब आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जब प्राइस में चेंजेस आते हैं उसका रिगार्डिंग दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल होता नहीं है, तो ये आपका स्टेटमेंट रोल हो गया। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है प्राइस डिटरमाइन करने में। प्राइस जो भी डिटरमाइन हो रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर वो प्राइस सिस्टम के थ्रू हो रहे हैं, दैट इज डिमांड सप्लाई के थ्रू हो रहे हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है डिमांड प्राइस डिटरमाइन के अंदर। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है चेंज कैन प्रोवाइड इंसेंटिव टू रीअलोकेट रिसोर्सेज। अब इसको समझिएगा आप, अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर किसी गुड का प्राइस चेंज होता है, लेट्स से कि कोई गुड है, गुड ए बोलते हैं उसको हम, गुड ए का प्राइस सडनली बढ़ गया, उसकी डिमांड ज़्यादा आ गई, डिमांड बढ़ गई, कस्टमर ने डिमांड करना शुरू किया उसके बारे में, उसका गुड ए का, उसके प्राइस बढ़ गए। तो जब गुड ए का डिमांड नहीं था तो उसका कोई प्रोडक्शन वहाँ पे देखने को नहीं मिला आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि तो डिमांड नहीं है तो बिजनेसमैन वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। बट जैसे ही उसकी डिमांड आई, क्रिएट हुई इकोनॉमी के अंदर, उसका प्राइस बढ़ गया, तो क्या होगा? बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के मकसद से उस गुड्स का, गुड ए का प्रोडक्शन वो स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? तो रिसोर्सेज जो होंगे, जो पहले किसी और गुड्स पे लग रहे थे प्रोड्यूस करने के लिए, वो वहाँ से निकाल के गुड ए के प्रोडक्शन में लगा दिया जाएगा। तो हाँ,
किसी भी प्राइस अगर प्राइस चेंज होगा इकोनॉमी के अंदर तो उससे आपको चेंज देखने को मिलेगा रिसोर्स रीअलोकेशन में। तो ये आपको चीज़ें देखने को मिलेगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ? डेट इज स्टेटमेंट वन। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन आपको ये आ रहा समझ आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था वैसे। अगला क्वेश्चन है कि वो कहता है कि फ्री मार्केट से आप क्या समझते हैं? फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसके अंदर प्राइस मैकेनिज्म वर्क करता है, प्राइस सिस्टम वर्क करता है, इसको हम फ्री मार्केट बोलते हैं। तो इस मार्केट के अंदर आपको प्राइजेज जो होती है गुड्स और सर्विसेज की, वो कैसे ड्राइव होती है? सप्लाई या डिमांड के थ्रू। तो ये आपका स्टेटमेंट ठीक है। इन अ फ्री मार्केट थिंग्स आर अवेलेबल विदाउट रिस्ट्रेंट ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल या गवर्नमेंट की कोई रुकावटें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, गवर्नमेंट का इंटरफेयर आपको देखने को नहीं मिलता। तो आपके फ्री मार्केट मतलब ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। पहला कि प्राइस आपका डिटरमाइन होगा गुड्स के सप्लाई और डिमांड के थ्रू। ये स्टेटमेंट ठीक है आपका फ्री मार्केट से रिलेटेड। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इस मार्केट के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता, तो ये भी ठीक है स्टेटमेंट। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10वां क्वेश्चन। वो कहता है कि ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच एग्जामिन्स द फैक्टर that influence individual economic choices and how market coordinate the choice of विकास। ये कहता है कि इकोनॉमिक्स का कौन सा ब्रांच है जो एग्जामिन करता है कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक चॉइसेस की, इंडिविजुअल अपने इकोनॉमिक चॉइसेस कैसे ले रहा है और मार्केट कैसे से कोऑर्डिनेट कर रही है। ये कौन सी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी आपकी स्टडी करती है? तो बेसिकली जैसा हमने पढ़ा कि माइक्रो के अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपका 11वां क्वेश्चन है, वो कहता है कि दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम बात करते हैं सेंटर प्रॉब्लम इकोनॉमी के बारे में, जो हमने पढ़ा अभी, उसमें बात करते हैं हाउ टू व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस की बात करते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस की बात करते हैं। बेसिकली हम रिसोर्स एलोकेशन की यहाँ पे बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये चीज़ आपकी तीनों माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ गई। बट इकोनॉमिक ग्रो करे नहीं कर रही, इसकी हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये आपका आ गया मैक्रो के अंदर और ये चीज़ें आपकी आ गई माइक्रो के अंदर। तो इनमें से कौन सा आप जो स्टेटमेंट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आता? दैट इज स्टेटमेंट ए। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, कहता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स क्या होती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स आपकी वो सारी स्टेटमेंट्स होती है जो बताता है कि इकोनॉमी में चीज़ें कैसी होनी चाहिए। वो आपके सब्जेक्टिव नेचर की होती है। तो ये बात करता है ये चीज़ें कैसी होनी चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब हाउ एंड व्हाई इट हैपेंस। ये बात करता है आपका क्या नाम है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कि चीज़ें क्या हो रही है, क्यों हो रही है, उसकी बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के उसके रिलेशन में। नॉर्मेटिव आवर स्टेटमेंट्स आपके ऑब्जेक्टिव नहीं होते, सब्जेक्टिव होते हैं, या फिर टेस्टेबल नहीं होते, आपके नॉन टेस्टेबल होते हैं। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट रिलेटेड जो यहाँ पर स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो है ऑप्शन ए। दैट इज ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। देन अगला क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो है कि गवर्नमेंट शुड इम्पोज हायर टैक्सेस ऑन रिच टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ा देने चाहिए रिच पीपल के ऊपर, ताकि उससे इनइक्वालिटी कम हो इकोनॉमी के अंदर। तो ये आपकी सजेशन है, ये आपका नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट मतलब ये आपका सब्जेक्टिव हो गया, पर्सपेक्टिव हो गया, नॉर्मेटिव हो गया। ये आपका सजेशन दिया जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, टेस्टेबल नहीं है, या ऑप्शन गलत है आपका। ये फैक्ट नहीं है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आपका नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन सा नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट कहता है वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी रिड्यूस। कहता है वुमेन की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होनी चाहिए। ये आपका सजेशन है, ये चीज़ें कैसे होनी चाहिए इसकी बात कर रहा है। तो ये आपका ये हो गया नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट है, वो कहता है कि वी शुड गिव पेंशन टू ओल्ड एज पीपल। ओल्ड एज पीपल को पेंशन देनी चाहिए। ये भी
बात कर रहा है सजेशन की बात कर रहा था, ये भी आपको हो गया नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। अवर स्टेटमेंट है वो कहता है इफ रेंट कंट्रोल्स आर इम्पोज वैकेंसी रेट्स विल हाई विल फॉल। ये कहता है कि रेंट कंट्रोल इम्पोज कर दिया जाएगा तो वैकेंसी रेट्स जो है वो गिर जाएगी। ये आपको हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसको आप टेस्ट कर सकते हैं कि अगर रेंट कंट्रोल इम्पोज हो रहा है तो उससे वैकेंसी रेट्स वो गिर रही है कि नहीं गिर रही। आप उसको टेस्ट कर सकते हैं डेटा के बेसिस पे। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये आपका सजेशन नहीं है, ये आपका ऐसा स्टेटमेंट है जो आप टेस्ट कर सकते हैं डेटा के बेसिस पे कि चीज़ें जो सच में हुई है, हो रही है कि भी हो रही है। तो आपको टेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका हो गया ऑप्शन है, ऑप्शन डी, वो कहता है न्यू सब्सिडीज आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द प्योर पुअर पीपल। ये कहता है कि नई सब्सिडीज लानी चाहिए गरीबों की मदद करने के लिए। ये भी आपका सजेशन है, तो ये आपका हो गया नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या हुआ? डेट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो दोस्तों ये थे कुछ 14 क्वेश्चंस थे जो आपके पास 3 या 4 साल के जब एग्ज़ाम हुए हैं, डीएसपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखने को मिले हैं। 3 एग्ज़ाम के अंदर आपको 14 क्वेश्चन इसमें देखने मिल रहे हैं। मतलब ऑन एवरेज एक पेपर में 4 से 5 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक जो था सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, वो अब कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ हमने इसका पास्ट ईयर क्वेश्चन हमने देख लिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपका प्रिपरेशन में आपको हेल्प भी करेगा कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज ये वाला पहला लेक्चर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड टॉपिक दैट पीपीसी वो करेंगे। उस लेक्चर तो हम सेम वे में कंप्लीट करेंगे। पहले हम उस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, कंटेंट देखेंगे, उसका चीज़ें समझेंगे। देन उसके बाद हम पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे साथ ही साथ, जिससे आपको आइडिया लगे कि वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, है कि नहीं है। वो आप पास एक क्वेश्चन के बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, वो भी आपको सब पता चल जाएगा। तो अब इसका आगे जो भी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, सबका अप्रोच सेम होगा वीडियो लेक्चर का। पहले हम चीज़ें पढ़ेंगे, देन उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पास्ट ईयर में वो हम करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको इस टॉपिक का, इस लेक्चर का शॉर्ट नोट्स भी बना के अपने ऐप पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले कहीं भागने की ज़रूरत ना पड़े। आप शॉर्ट्स नोट्स उठाएँ और थोड़ी उसको रिवाइज़ करें एग्ज़ाम से पहले। तो वो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा मटेरियल होगा, आपके प्रिपरेशन काफ़ी वो हेल्प करेगा। तो साथ ही साथ मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। ये सेम पीपीटी भी मैं आपको दे दूँगा अपने ऐप के ऊपर, और साथ-साथ एक डिटेल नोट्स भी होगा, तो वो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जिसने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। और एक चीज़ और, हमारा कोर्स जो है वो लॉन्च हो गया है डीएसपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जाम का। ये वीडियो उसी कोर्स का डेमो वीडियो था जो आपको हम यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये ऐप पे मिल जाएगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड है कोर्स बाय करने में, वो ऐप डाउनलोड करें, ऐप पे जाइए, कोर्स बाय कीजिए, और बाकी सब वीडियोस आने वाली है फ्यूचर में, आप उनको पढ़िए, आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। हम अर्थमार्क पे, हमारी टीम जो अर्थमार्क की टीम है, वो इंश्योर करते हैं कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें, साथ ही साथ पास्ट के क्वेश्चन के साथ साथ प्रोवाइड करें, ताकि आपकी तैयारी स्मूथ वे में चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।